तो नमस्ते नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आज है आपका 18 अगस्त को आपका EPFO SSC का एग्जाम था, जो कि आपका 2 शिफ्टों में एग्जाम था। फर्स्ट शिफ्ट का भी एग्जाम समाप्त हो गया था, तो उसका एनालिसिस हमने आपको प्रोवाइड करवाया था। अभी आपका सेकेंड शिफ्ट का जो एग्जाम है, जिसका जो टाइमिंग है आपका 2 बजे से लेकर 4:30 बजे तक का था, जो कि आपका एग्जाम है जो कि समाप्त हो गया है। और साथ में आपका जो भी डाउट थे, सभी डाउटों को, जो फर्स्ट शिफ्ट के कमेंट सेक्शन में डाउट आए थे, सभी डाउटों को हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। साथ में आपके जीके जीएस के पोर्शन से जो आपके 30 प्रश्न आते हैं, उनमें से अधिकांश जो प्रश्न मुझे प्राप्त हो गए हैं, तो उन सभी को देखेंगे, विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ देखेंगे। साथ में संभावित प्रश्न को देखेंगे कि आपके आगामी शिफ्टों में कौन कौन से प्रश्न जो कि आ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले हम लोग जीके जीएस के 300 प्रश्न को देख लेंगे। इसके बाद आपके सारे डाउट को भी क्लियर कर देंगे कि आपका किस लेवल का एग्जाम आ रहा है, बैंकिंग लेवल का या आपका एसएससी लेवल का, या आपका कितना टाइमिंग मिल रहा है, सेक्शनल टाइमिंग है कि नहीं है। ठीक है, सभी डाउट आपका क्लियर होगा, तो बने रहिएगा वीडियो को अंत तक। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट जो क्वेश्चन आपका जीके जीएस का जो पूछा गया है, वो पूछा गया था अंतरराष्ट्रीय बुकर जो पुरस्कार है 2023 का, वो किसे मिला है। ठीक है, तो अंतरराष्ट्रीय जो बुकर पुरस्कार जो 23 है फ्रेंड्स, वो आपको बता दे जॉर्जी गोस्पोदिनोवो को। ठीक है, जॉर्जी गोस्पोदिनोवो को दोस्तों आपका अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 मिला है, जो कि आपका 100% क्या था, राइट आंसर था। ठीक है, इसके बाद दोस्तों बात करेंगे आपका ये जो पुरस्कार है उन्हें किसके लिए दिया गया है, तो उनका एक उपन्यास था आपका टाइम शेल्टर। ठीक है, टाइम शेल्टर के दिया गया था, जिसका अंग्रेजी अनुवाद एंजेला रोडेल ने किया था। ठीक है, इसके अलावा ये तो आपका 2023 का हो गया। अगर आपसे 2022 का पूछ दिया जाए तो क्या जवाब दीजिएगा, तो 2022 का जो आपका इंटरनेशनल बुकर प्राइज है, वो दोस्तों आपका गीतांजलि श्री को मिला था। उनका जो उपन्यास था रेत समाधि के लिए, यानी कि टॉम ऑफ सेंड। ठीक है, तो 2023 का भी याद कर लीजिए, जो कि आपका आ चुका है। मे भी आपका 2022 का भी आ सकता है, तो इसको भी एक नजर आप लोग याद रखिएगा ही रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया दीपा कर्माकर है, जो कि किस खेल से संबंधित है। ठीक है, तो दीपा कर्माकर के बारे में आपसे पूछा गया था, तो इसका जो राइट आंसर है आपका जिम्नास्टिक, आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दीपा कर्माकर की बात करेंगे तो आपका जिम्नास्टिक से इनका संबंध है। लेकिन अब आपसे अगर राज्य पूछ लिया जाए कि किन राज्य से इनका संबंध है, तो इनका जो संबंध आपका है त्रिपुरा राज्य से है। ठीक है, इसके अलावा दीपा जो कर्माकर है, पहली बार कब चर्चा में आई थी, तो ये चर्चा में आई थी 2016 के रियो ओलंपिक में। ठीक है, 2016 के रियो ओलंपिक में आपके चर्चा में आई थी। ओलंपिक खेलों में देश का प्रतिनिधित्व करने वाली पहली महिला जिम्नास्ट बनी थी। ठीक है, इसलिए चर्चा में आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया कि 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू कितना मीटर। ठीक है, तो 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू दोस्तों आपसे पूछा गया था, तो 1 नैनोमीटर इक्वल जो होता है वो आपका 10 के पावर 6 मिलीमीटर बराबर होता है, और 10 के पावर -9 मीटर आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मीटर पूछा गया था, तो 10 के पावर -9 हो जाएगा। नैनोमीटर की बात करेंगे तो बहुत छोटी ये लंबाई मापने की इकाई है। आमतौर पर इसका जो उपयोग है, हम लोग तरंग दैर्घ्य, हवा में कणों के आकार, सूक्ष्मजीवी आदि को मापने के लिए करते हैं। 1 नैनोमीटर के बराबर आपका 10 के पावर -6 मिलीमीटर होता है, नैनोमीटर होता है। इसके अलावा 1 मिलीमीटर के बराबर आपका 10 के पावर 3 मीटर होता है। वहीं पर 1 नैनोमीटर के बराबर 10 के पावर -9 मीटर होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़े। तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया इंटरनेशनल लेबर डे। ठीक है, इंटरनेशनल लेबर डे कब मनाया जाता है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। तो इंटरनेशनल जो लेबर डे था वो दोस्तों आपका 1 मई को मनाया जाता है। ठीक है, कब मनाया जाता है, तो 1 मई को मनाया जाता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस कहें या आपका मजदूर दिवस कहें। ठीक है, इसके अलावा भारत में एक राज्य है महाराष्ट्र। ठीक है, तो उसका भी महाराष्ट्र दिवस है आपका 1 मई को ही मनाया जाता है। 3 मई को आपका अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस। इसके अलावा 3 मई को आपका अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दिवस भी मनाया जाता है। रेड क्रॉस दिवस की बात करेंगे तो 8 मई को, 11 मई को आपका राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट आप याद रख लीजिएगा, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाएगा, तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस है वो आपका 22 मई को मनाया जाता है। राष्ट्रमंडल दिवस की बात करेंगे तो 24 मई को। विश्व थायराइड दिवस की बात करेंगे तो 25 मई को। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस आपका 29 मई को, और विश्व तंबाकू निषेध दिवस की बात करेंगे तो 31 मई को मनाया जाता है। साथ में कुछ और प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय दिवस है, जैसा कि 9 जनवरी को, तो 9 जनवरी को आपका अंतर्राष्ट्रीय भारतीय प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 9 जनवरी 1915 को ही जो आपके महात्मा गांधी जी हैं दक्षिण अफ्रीका से कहां लौटे थे, तो भारत लौटे थे। 26 जनवरी को हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं। 28 फरवरी को हम लोग राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं। 8 मार्च को क्या मनाते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय महिला
दिवस। 7 अप्रैल को क्या मनाते हैं तो विश्व स्वास्थ्य दिवस। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस। 15 अगस्त को हम लोग हाल फिलहाल में स्वतंत्रता दिवस मनाए थे। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि अभी हाल ही में हमने कौन से नंबर का स्वतंत्रता दिवस मनाया है। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस, 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय हिंसा दिवस और 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस है जो कि हम लोग मनाते हैं। ठीक है, इसके साथ ही फ्रेंड्स आपको बता दें कि जो आपका जीके जीएस का लेवल आ रहा है बहुत ही नॉर्मल आ रहा है एसएससी के मुकाबले। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि बैंकिंग लेवल का आपका आ रहा है या एसएससी लेवल का। तो आपका जो पोर्शन है, जो आपका एक क्वेश्चन आपका आ रहा है वो एसएससी लेवल का ही आ रहा है। ठीक है, तो इस कारण आपका एसएससी का जितना भी एग्जाम कंडक्ट हुआ है 2023 में, अगर आप उसका पीडीएफ लेना चाहते हैं, अगर आप पढ़ पाते हैं तभी लीजिएगा। ठीक है, एसएससी के द्वारा जो एग्जाम कंडक्ट कराए गए थे एसएससी सीजीएल का 39 शिफ्टों में, एमटीएस का 57 शिफ्टों में, सीएचएल 2022 का 36 शिफ्टों में और 2023 का जो एग्जाम अभी आपका कंडक्ट हुआ है 17 तारीख को कंडक्ट खत्म हो गया है। ठीक है, उन सभी का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो मात्र 59 रुपये में आप ले सकते हैं। सभी प्रश्नों के साथ आपको इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट्स मिलेगा जो कि आपके आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। इसमें आपके जीके जीएस करंट अफेयर्स के पेपर शामिल होंगे। व्हाट्सएप नंबर 2 नंबर दिया गया है, किसी नंबर पर आप इसे संपर्क करके इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं अगर आपके पास समय है और आप अगर पढ़ सकते हैं। ठीक है, 2 दिन का समय तो आपके पास बिल्कुल है क्योंकि 21 को अगला एग्जाम है, तो 19 और जो 20 है आपका छुट्टी का दिन है, तो आराम से इसे पढ़ सकते हैं। अपने जीके जीएस के पोर्शन को आप मजबूत कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया फीफा वर्ल्ड कप 2022 का विजेता टीम कौन सा था। ठीक है, तो ये सभी जो क्वेश्चन है आपके एसएससी में पूछा भी गया है, अभी हाल ही में सीएचएल का एग्जाम हुआ था उसमें भी पूछा गया है। ठीक है, तो फीफा वर्ल्ड कप 2022 की बात करेंगे तो इसका विजेता आपका अर्जेंटीना है, जिसका जो कि आपका तीसरा खिताब अपने नाम किया है। अर्जेंटीना के जो कैप्टन थे वो दोस्तों आपके कौन है तो आप लोग बताइएगा, लियोनेल मेसी। ठीक है, लियोनेल मेसी दोस्तों आपका अर्जेंटीना टीम के कैप्टन थे। इसके अलावा मेसी को गोल्डन जो आपका बॉल का जो अवार्ड है उसे भी नवाजा गया था, उसे भी दिया गया था गोल्डन बॉल का अवार्ड लियोनेल मेसी को। इसके अलावा बात करेंगे हम लोग उप विजेता का, तो उप विजेता टीम कौन सा था तो उप विजेता टीम आपका था फ्रांस। फ्रांस का जो कैप्टन थे आपके एमबापे थे, एमबापे। ठीक है, इनको आपका गोल्डन जो आपका वो गोल्डन बूट, ठीक है, गोल्डन बूट का जो अवार्ड है आपका इन्हीं को दिया गया था। साथ में तीसरा स्थान भी याद रख लीजिएगा, कभी कभी पूछा जाता है, तो तीसरा स्थान आपका क्रोएशिया को मिला था। चौथा स्थान पर आपका मोरक्को था। ये आपका खेला कहाँ पर गया था तो कतर में खेला गया था। कतर की राजधानी क्या है तो दोहा है, तो दोहा में खेला जाएगा। इसके अलावा ये प्रतियोगिता आपको 10 नवंबर से शुरू हुआ था, 28 दिसंबर तक चला था 2022 तक। ठीक है, इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। बाद बाकी आपको जैसे आपका ऑल सेट का जो वीडियो आएगा जिसमें जो भी प्रश्न छूट जाते हैं उसको उसमें शामिल कर देते हैं। साथ में आपका जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन होता है जो आपके एग्जाम में आएंगे उसका भी एक वीडियो लाया जाएगा, तो आप लोग बने रहिएगा चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया अमीबा बिलोंग्स टू विच कैटेगरी। ठीक है, तो अमीबा की बात करेंगे तो अमीबा दोस्तों आपका किंगडम प्रोटिस्टा से संबंधित है। ठीक है, तो प्रोटिस्टा इसका राइट आंसर हो जाएगा अमीबा। अमीबा की बात करेंगे तो अमीबा के साथ साथ जो पैरामीशियम होता है वो भी आपका प्रोटिस्टा से ही संबंधित है। अमीबा प्रोटोजोआ संघ से संबंधित है, जबकि प्रेसियम सिलिएट या सिलिफोरा संघ से संबंधित है। ठीक है, तो बताइएगा आपका प्रोटोजोआ ऑप्शन में दिया गया था या प्रोटिस्टा दिया गया था। ठीक है, किंगडम पूछेगा तो प्रोटिस्टा, संघ पूछेगा तो प्रोटोजोआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया इलेक्शन कमीशन। ठीक है, इलेक्शन बिलोंग्स टू विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, यानी कि जो आपका ये है मतलब चुनाव जो संबंधी जो प्रावधान है वो आपका भाग कौन से में संबंधित है। ठीक है, तो भाग की बात करेंगे तो आपका 15 जो भाग है संविधान का उसमें संबंधित आपका इलेक्शन है, जो अनुच्छेद 324 से 319 तक में आपका वर्णित है। इलेक्शन कमीशन की स्थापना की बात करेंगे तो 25 जनवरी 1950 को होता है। 25 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी हम लोग मनाते हैं 25 जनवरी को। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया रेगुर मिट्टी का अन्य नाम क्या है। तो रेगुर मिट्टी की बात करेंगे तो काली मिट्टी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। रेगुर मिट्टी को हम लोग काली मिट्टी भी कहते हैं, कपासी मिट्टी भी कहते हैं। इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसे उष्ण कटिबंधीय चर जोनम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है,
ये भारत में इस मिट्टी का जो विस्तार है लगभग 5.46 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो देश का 16.6% भूभाग पर स्थित है। रेगुर मिट्टी जो आपका है वो आपका कपास जो होता है उसको उगाने में सबसे जो उपयुक्त जो मिट्टी है वो आपका रेगुर मिट्टी ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया 44वां संविधान संशोधन के द्वारा कौन सा मौलिक अधिकार को हटाकर विधिक अधिकार बना दिया गया था। तो ये भी क्वेश्चन न जाने एसएससी ने कितने बार पूछा है कि संपत्ति का अधिकार को कब हटाया गया था। तो संपत्ति का अधिकार को आपका 44वें संविधान संशोधन के द्वारा ही हटाया गया था, जो कि आपका 1978 में हुआ था। इसमें जो हुआ था, जो संपत्ति का जो अधिकार आपका पहले 1978 से पहले आपका मौलिक अधिकार हुआ करता था, वो मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर आपका एक विधिक अधिकार बना दिया गया था। ठीक है, जब आपका संविधान बना था तो तब आपका जो मौलिक अधिकार है या मूल अधिकार है वो आपका साथ हुआ करता था, लेकिन वर्तमान में मौलिक अधिकार की बात करेंगे तो ये आपका 6 मौलिक अधिकार है। अब आपका संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार ना होकर विधिक अधिकार है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया मलेरिया है जो आपका किस से होता है। तो मलेरिया की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका प्रोटोजोआ से होता है। राइट आंसर आपका प्रोटोजोआ हो जाएगा। यह एक जानलेवा मच्छर जनित रक्त रोग है जो कि प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण होता है। यह मुख्य रूप से अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, साथ ही एशिया के उष्णकटिबंधीय उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में भी पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया 105वां संविधान जो संशोधन है आपका किससे संबंधित है। तो 105वां जो संविधान संशोधन है जो कि आपका 2021 में हुआ था, वह आपका सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों एसीबीसी की पहचान करने, उन्हें निर्देशित करने के लिए राज्य सरकारों को शक्ति और पुनः स्थापित करता है। इसके अलावा 104वां संविधान संशोधन क्या कहता है। तो ये कहता है कि अनुसूचित जाति यानी कि एससी, अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी के लिए लोकसभा यानी कि निम्न सदन, राज्यसभा यानी कि लोकसभा यानी कि निम्न सदन और राज्य विधानसभाओं के लिए 10 वर्षों के लिए आरक्षण का विस्तार करता है। इसने लोकसभा राज्य विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षित सीटों को भी हटा दिया था। इस बात को भी याद रखिएगा। इसके अलावा आपका है अगला 103वां संविधान संशोधन, वो क्या कहेगा। तो वो कहेगा कि केंद्र सरकार के द्वारा संचालित शैक्षणिक स्थानों और निजी शैक्षणिक संस्थानों, अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को छोड़कर प्रवेश के लिए और केंद्र सरकार की नौकरियों में रोजगार के लिए समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, जिसे कि हम लोग EWS कहते हैं, उसके लिए 10% आरक्षण का परिचय करवाता है 103वां संविधान संशोधन। इसके अलावा 102वां संविधान संशोधन क्या कहेगा। यह कहेगा कि इसमें अनुच्छेद 338 जो भी शामिल किया जाएगा और राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग की संरचना, कर्तव्य और शक्तियों से संबंधित होगा, और 342A जो कि राष्ट्रपति की शक्ति को एक विशेष जाति को एसीबीसी के में अधिसूचित करने और सूची को बी करने के लिए संसद को शक्ति देता है। इसके अलावा 101वां संविधान संशोधन क्या कहेगा। तो ये आपका भारत के वस्तु एवं सेवा कर यानी कि GST से संबंधित आपका ये 101वां संविधान संशोधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हिस्ट्री से देखने को मिला था, जिसमें से पत्रिका का नाम दिया गया था और आपको मिलान करना था, जिसमें से 2 ऑप्शन मुझे प्राप्त हो गए हैं, 2 ऑप्शन नहीं मिल पाए हैं। पहला ऑप्शन आपका बंगाल गजट का था, जिसको आपका जेम्स ऑगस्ट हिक्की के द्वारा इसे लाया गया था, इसे संचालित किया गया था, संपादक किया गया था, जो कि बंगाल गजट आपका साप्ताहिक पत्र था, जो कि कोलकाता में सन 1989 में आरंभ हुआ था। एक ऑप्शन आपका इंडियन ओपिनियन का दिया गया था, जिसे कि आपका महात्मा गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया समाचार पत्र था, जो कि 1904 में किया गया था। बाकी 2 ऑप्शन अभी तक मिल नहीं पाए हैं, बाकी PDF में हम लोग शामिल कर देंगे, उसको मिलेगा तो। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया PV सिंधु ने 2020 के टोक्यो ओलंपिक में कौन सा मेडल है जो कि अपने नाम किया था। तो PV सिंधु की बात करेंगे। ये दोस्तों आप PV सिंधु हैं, जो कि आप फिगर में देख भी पा रहे होंगे। ठीक है, PV सिंधु है, यह आपका ब्रॉन्ज मेडल है जो कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में अपने नाम किया था। बात कर लें टोक्यो ओलंपिक 2020 का, तो भारत ने टोटल 7 मेडल अपने नाम किया था, जिसमें से 1 मेडल आपका गोल्ड का था यानी कि स्वर्ण का, जो कि नीरज चोपड़ा जी के द्वारा लाया गया था मेंस जेवलिन थ्रो में। इसके अलावा दूसरा मेडल आपका सिल्वर का था, जो कि
दूसरा मेडल नहीं आपका मतलब कि सिल्वर जो था एक आपका मीराबाई चानू जी के द्वारा लाया गया था जो कि वेट लिफ्टिंग में आपकी जीती थी। रवि दहिया के द्वारा एक सिल्वर मेडल लाया गया था जो कि आपका रेसलिंग में ही जीता था। इसके अलावा 4 आपका ब्रॉन्ज मेडल था जिसमें से एक आपका पीवी सिंधु थे जो कि बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं, एक बजरंग पुनिया के द्वारा रेसलिंग के खिलाड़ी हैं, लोलिना बोरगोहेन आपके बॉक्सिंग के खिलाड़ी हैं और इंडियन हॉकी टीम आपका एक ब्रॉन्ज मेडल जीता था। तो ये 4 आपका ब्रॉन्ज था, 2 आपका सिल्वर था, 1 आपका गोल्ड था। भारत की बात करेंगे तो आपका रैंक में आपका 38वां रैंक आपका भारत का आया था, ठीक है, 7 मेडलों के साथ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि निम्न में से कौन सा आपका संक्रामक बीमारी नहीं है, ठीक है। ऑप्शन में क्या क्या दिया गया था उसका अनुमान तो अभी तक नहीं लग सका है, लेकिन संक्रामक बीमारी की हम लोग जब बात करते हैं तो संक्रामक जो बीमारी है जो किसी न किसी रोग जनित कारकों रोगाणुओं जैसे प्रोटोजोआ, कवक, जीवाणुओं, वायरस इत्यादि के कारण होता है। संक्रामक रोगों में एक शरीर से अन्य शरीर में फैलने की जो क्षमता होती है उसी बीमारी को कहते हैं। जैसे आपका मलेरिया आपका संक्रामक बीमारी है, टाइफाइड आपका संक्रामक है, चेचक आपका संक्रामक बीमारी है, इन्फ्लुएंजा भी आपका क्या है तो संक्रामक बीमारी है, ठीक है। तो आपके ऑप्शन में क्या दिया गया था आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपका कि आपका जो ये है एलिफेंट जो कैव है वो आपका स्थित कहाँ पर है, तो एलिफेंट का जो गुफाएं हैं ये दोस्तों आपका महाराष्ट्र में स्थित है, तो राइट आंसर आपका महाराष्ट्र हो जाएगा। ये मुख्य रूप से हिंदू भगवान शिव को समर्पित गुफा मंदिरों का एक संग्रह है, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स एक प्रश्न और मिला है कि आपका जो स्वाइन जो फ्लू है वो आपका किस कारण होता है, ठीक है। तो स्वाइन जो फ्लू है फ्रेंड्स वो आपका इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण होता है, तो राइट आंसर आपका इन्फ्लुएंजा वायरस हो जाएगा, ठीक है। देखिए इसके अलावा इतना ही प्रश्न अभी तक मिला है, बाकी हम लोग ऑल शिफ्ट के वीडियो में हम लोग इसको देखेंगे, आपके सभी प्रश्नों का और भी जैसे मिल जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा बात रही और आपके जो सारे डाउट्स हैं, ठीक है, उसको भी हम लोग एक बार क्लियर कर लेते हैं कौन कौन से डाउट आपके पास थे। तो बारी बारी से यहाँ पर लिखा भी गया है। तो देखिए जो आपका जो पहला डाउट है कि आपका जो टाइमिंग है इस एग्जाम का क्या है, ठीक है। तो पहली बात बता दें कि आपका जो EPFO का जो आपका एग्जाम हो रहा है वो आपका 2 शिफ्ट में हो रहा है, ठीक है। कितने शिफ्ट में हो रहा है तो 2 शिफ्ट में हो रहा है। पहला जो शिफ्ट आपका 9 से 11:30 बजे तक होता है, ठीक है, ये आपका एग्जाम का टाइमिंग है। इसके पहले आपको पहुंचना होता है, एडमिट कार्ड पे आपको डेट समय दिया जाता है। दूसरा शिफ्ट आपका कब से कब होता है तो 2 से 4:30 तक आपका दूसरा शिफ्ट होता है, यानी कि टोटल आपका 2.5 घंटा का समय है जो कि आपको दिया जाता है आपके इस एग्जाम के लिए, ठीक है। इसके बाद सबसे बड़ा जो आपका प्रॉब्लम था कि आपका सेक्शनल टाइमिंग है या नहीं, ठीक है। तो आपका इसमें सेक्शनल टाइमिंग नहीं है, ठीक है। आप एक सेक्शन पर चाहे 2 घंटा लीजिए, चाहे 2.5 घंटा लीजिए, या 5 मिनट लीजिए या 10 मिनट लीजिए, बट आप लेकिन ये जरूर ये ध्यान रखिएगा कि जब आप एक बार रीजनिंग को आप बना लेते हैं, इसको आप एक बार लॉक कर देते हैं यानी कि सबमिट कर देते हैं, तो फिर से ये आपको खुलने वाला नहीं है, ठीक है। तो आपका सबसे पहले जो आपको खुलेगा सेक्शन वो आपका रीजनिंग का खुलेगा सबसे पहले, दूसरा खुलेगा आपका जीए का, तीसरा आपका क्वांट का खुलेगा, चौथा आपका रीजनिंग इंग्लिश का खुलेगा और 5वां सबसे लास्ट में आपका कंप्यूटर का खुलेगा, ठीक है। तो ये आपको इस तरह से आपको खुलते जाएगा, आपको बनाते जाना है। आपको कितना कितना समय लेना है वो आपके ऊपर निर्भर करता है, लेकिन हम एवरेज निकालें तो रीजनिंग में आप 20 मिनट से ज़्यादा है जो कि नहीं व्यतीत कीजिएगा, ठीक है, रीजनिंग में, और कोशिश कीजिएगा कि 20 से जो 22 प्रश्न है आप रीजनिंग में कर लें, ठीक है। इसके अलावा जीए में बात करेंगे तो जीए में 10 मिनट है जो कि बहुत है, क्योंकि 30 क्वेश्चन आपको आता है। वो क्वेश्चन इस प्रकार का होता है कि अगर आपको आया तो ठीक है, नहीं आया तो उसमें दिमाग आप नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। तो 10 मिनट आपको जीए में लेना है, 12 से 15 क्वेश्चन एक्यूरेट करना ही करना है 30 क्वेश्चन में से, ठीक है। जीए का क्वेश्चन आपका उतना भी हार्ड नहीं आ रहा है कि आप 30 में से 8 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन कीजिए, ठीक है। इसके अलावा क्वांट की बात करेंगे तो क्वांट में आपको 30 से 35 मिनट लेना है और 25 क्वेश्चन तक सॉल्व आपको कर देना है। इंग्लिश की बात करेंगे तो 50 क्वेश्चन आपका आता है जिसमें से 45 क्वेश्चन आपको करना ही करना है, 30 मिनट समय आपको इसमें भी लेना है। कंप्यूटर की बात करेंगे तो कंप्यूटर का जो पोर्शन आपका आ रहा है वो आपका किसी को पता ही नहीं है कि कहां से आ रहा है, ठीक है। ऐसा स्टूडेंट का ही प्रतिक्रिया है, मेरा नहीं है, ठीक है। तो कंप्यूटर का पोर्शन की बात करेंगे तो कहां से आ रहा है तो ये आपका स्टूडेंट को भी पता नहीं है, ठीक है। तो ये आपको 10 मिनट लेना है। अगर आपको आ रहा है तो 2 से 3 से 4 क्वेश्चन आप जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि कंप्यूटर का जो आपका सेक्शनल जो आपका कट ऑफ जाने वाला है वो आपका नेगेटिव में भी जाने वाला है, ठीक है। इसके अलावा कंप्यूटर की बात करेंगे तो कहां से प्रश्न आपका आ रहा है तो एक
आपका आ रहा है डाटा लिंक लेयर से आपका आता है, एक आपका एप्लीकेशन लेयर से आ रहा है, एक आपका नेटवर्क लेयर से आ रहा है, ठीक है। इसके अलावा बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन से आ रहा है, मेल मर्ज इन एमएस वर्ड, फाइल मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, सिक्योरिटी मैनेजमेंट से मैचिंग क्वेश्चन आपका देखा जा रहा है, ठीक है। तो आपका कंप्यूटर से इस प्रकार का प्रश्न देखा जा रहा है। तो 10 में से आप कोशिश कीजिएगा कि 3 से 4 क्वेश्चन है जो कि आप लोग जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये दोस्तों आपका एक रिव्यू रहा जो कि आपके आज का ईपीपीओ एग्जाम का हुआ था। बाकी हम लोग ऑल शिफ्ट का वीडियो लाएंगे, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप लोग जाकर वहां से ज्वाइन हो जाइएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता के जय।